हेलो बच्चों, आज अपन लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, है ना। दो लॉ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है अपना कूलम्ब्स लॉ और एक है अपना गाउस लॉ। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा लॉ? गाउस लॉ। देखें साहब, आप लोगों ने मेहनत करके ये निकाला कि किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा। तो समझें कि जैसे मैंने यहाँ एक क्लोज सरफेस रख दी और बिल्कुल क्लोज सरफेस का जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर मैंने रखा है। तो आप यहाँ कहते थे कि फ्लक्स फाई जो होगा वो होगा आपका ई ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा यहाँ जीरो हो जाने से कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू ई ए। अब आप यहाँ ये कह सकते हैं कि फाई अपॉन एरिया इज इक्वल टू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया नाम और हो गया कि अगर किसी जगह आपको दे रखा हो कि फ्लक्स डेंसिटी ये है, मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया का मतलब हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी यूनिट ई की एक यूनिट और उसकी है, क्योंकि फ्लक्स यूनिट है वेबर, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो आपका ई की एक यूनिट और हो गई और वो हो गई वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी एक यूनिट इसकी वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहलाएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की कई सारी यूनिट है, एक है आपकी न्यूटन पर कूलम, एक है वोल्ट पर मीटर और एक हो गई आपकी वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं सपोज ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, मतलब इसकी लेंथ 1 मीटर है, इसकी विड्थ भी जो है वो 1 मीटर ली गई है, तो एरिया कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर। तो इससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया, अगर आपका एरिया अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर ले लेता हूं तो आपका फाई इज इक्वल टू हो गया ई। मतलब एक ऐसा एरिया जो कि यूनिट हो, यानी आपका, और वो रखा हुआ हो कैसे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो उससे होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, यानी उस यूनिट एरिया विच इज केप्ट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेंगी, मतलब जो फ्लक्स बाहर निकलेगा वो फ्लक्स कहलाएगा आपका क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक और तरीका है, आप किसी पॉइंट पर, किसी जगह पर, किसी जगह अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हो तो वहाँ एक यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज के बिल्कुल परपेंडिकुलर रख दीजिएगा। उस यूनिट एरिया से नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेज जो पास होती हों उनका जो नंबर है, उनकी जो क्वांटिटी है, यानी वो जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स ही उस जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए, आगे काम में लेंगे अपन इस बात को। ठीक है साहब, ये बात होने के बाद में अब देखें साहब, गंगा में अगर मैं पूछूं पानी कहाँ आ रहा है, जो अपना गंगा रिवर है, जो अपनी नदी है, उसमें पानी कहाँ से आ रहा है, तो डेफिनेटली हम बोलेंगे साहब गंगोत्री से, गोमुख से सारा पानी आ रहा है। ठीक ऐसे ही आप लोगों ने जो फ्लक्स निकाला उसमें आपने मेहनत किया, आपने उसमें काम किया कि साहब जो फ्लक्स निकलेगा वो फाई इक्वल टू ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस ऑफ थीटा होगा। ठीक है, अब यहां पर जो गाउस आया, साइंटिस्ट गाउस ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने कहा यार जो भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकल रही हैं वो निकल कहाँ से रही हैं, डेफिनेटली उस चार्ज से। यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो उस चार्ज से बाहर जाएंगी, और अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो वो अंदर आएंगे। यानी उसने एक दिमाग लगाया कि यार डेफिनेटली हो ना हो कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं, मतलब जो आपका फ्लक्स है वो जनरेट कहाँ से हो रहा है, चार्ज से, तो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड और इन फ्लक्स में कोई रिलेशन होना चाहिए। अब उसने इस रिलेशन को ढूंढा और बड़ी आसानी से उसने इस चीज़ को निकाल लिया। अब उसने क्या बनाया साहब, उसने जब इस चीज़ को करा, देखा, आपका बार बार किया, 1000 बार करके देखा, हर बार वो चीज़ सही उतरी, तो वो एक लॉ बन गई। कोई भी चीज़ अगर कभी गलत ना हो और हरदम वो बिल्कुल सही जा रही हो और हर कंडीशन में उसकी वैल्यू सेम आ रही हो, तो हम लोग कहते हैं साहब वो एक लॉ बन जाता है। तो यहाँ एक लॉ बनता है साहब, और वो लॉ क्या है, गाउस लॉ के नाम से फेमस हुआ। ऐसे ही एक काम अपन लोग भी कर सकते हैं अपने, जो है वो, अगर आपका कोई छोटा ब्रदर है ना, सिस्टर 3rd 4th क्लास में पढ़ रही हो तो आप उसके साथ में काम कर सकते हो। ठीक है, और ये भी एक लॉ है। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो उसको बड़ा मज़ा भी आएगा। ठीक है, और वो आपको सोचेगा कि यार मेरे भैया तो बड़े इंटेलिजेंट है, मेरे भैया तो जादूगर हैं, या मेरी सिस्टर तो जो है, मेरी दीदी जो है वो जादूगर है। क्या गेम होता है साहब, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने बचपन में ये काम किया हुआ भी हो, है ना, लेकिन एक बार मेरे साथ फिर से करें। जिन्होंने कर रखा है वो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, जिन्होंने नहीं कर रखा है उनको भी लगेगा यार ये तो मरक्कल है, ये तो जादू है। ठीक है, देखिए साहब, सोचते हैं, आप अपने मन में एक संख्या सोचें, कोई भी एक नंबर सोचें, नंबर, कोई भी एक नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10, 20, 30 जो भी है वो आप सोच लें। आप अपने मन में एक नंबर सोचें। ठीक है, सभी लोग सोचें, रिंकू भाई आप भी सोचो। ठीक है, मन में एक नंबर सोचो जी, आप लोगों ने एक नंबर सोचा। ठीक है, उतना का उतना ही आपके दोस्त का सोचो।
आपके फ्रेंड का भी उतना ही सोचना है, ठीक है। उसमें 10 मेरे ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लो, इन सबके ऐड कर लिया। अब आप इसका हाफ हटा दो, मान लो ये रुपये हैं, इतना पैसा है अपने पास, इतने डॉलर हैं, इतने इसका हाफ करो और दान दे दो, अपन दानवीर कर्ण है, ये दान कर दिया आपने, ठीक है। अब आपने जो अपने दोस्त से लिया था उसको भी वापस दे दो, हटा तेरी फफून, ठीक है, उसको भी वापस दे दो। आपके पास सबके पास अब 5 बचेगा, ठीक है। अब आपने एग्जाम्पल में कुछ भी सोचा हो, इसका आंसर हमेशा जो मैं ऐड कराऊंगा उसका आधा आएगा। जैसे सपोज आपने 20 नंबर सोचा था, तो 20 आपको दोस्त को सोचना था, इसको ऐड करना था, ये 20 + 20, मैंने कहा 10 मेरा ऐड कर दो, तो प्लस का 10 ये मेरा ऐड कर दिया, टोटल हो गया आपका 50। मैंने कहा था इसका हाफ आप दान कर दो, हटा दो अपने में से, तो इसका हाफ कितना होगा 25, यानी आपका 50 माइनस का 25, ये आपने हटा दिया, तो ये आपके पास बचा 25। अब मैंने आपको कहा था अपने दोस्त को वापस उसका रिटर्न करो, तो आपने उसको रिटर्न किया 20, ठीक है, तो आपके पास बच गया कितना 5। ये हमेशा क्या आएगा, जो मैं ऐड कराऊंगा उसका आंसर आएगा, ठीक है। अब ये छोटे बच्चे जो होते हैं 3rd 4th में या 1st 2nd में, जहाँ पर भी होते हैं, जहाँ वो ऐड और सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, वहाँ आप उन बच्चों के साथ में उनकी एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, आप उसको बार बार करा के देखो। और वो जो छोटा बच्चा है वो तेज़ बहुत होता है, वो कोशिश करता है अब की बार करके बताओ, अब की बार देख के बताओ, अब की बार बताओगे तो जानूंगा, है ना। तो वो आपको हर बार एक अलग अलग नंबर सोचेगा। हो सकता है कई बार वो एक सोच ले कि 1 + 1 + 10 मेरे, ठीक है। अब आपको हो गया कितना 12 का आधा आपने को दान करना है, यानी अपॉन डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आया आपका 6, यानी 6 आपके वापस देने हैं। अब बचा आपका 6, ठीक है। 6 में से आपके अपने दोस्त को वापस देना है, तो 6 में से आपने -1 कर दिया, दोस्त को वापस दे दिया, तो अब आपके पास क्या बचा 5, यानी बचेगा हमेशा वही जो मैं ऐड करवा रहा हूँ उसका हाफ, यानी हमेशा इसका फंडा है। अब आप ये काम कर सकते हो किसके साथ में, अपने छोटे ब्रदर के साथ में, छोटे सिस्टर के साथ में, अगर वो कौन सी क्लास में है, वो 2nd क्लास में है, 3rd क्लास में है, जहाँ ये आता है। बड़ी वाली क्लास से मत कर लेना, वरना वो तुम्हारे साथ गेम खेल जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। तो छोटी क्लास में अगर बच्चा है तो उसी के साथ करना ये चीज़, ठीक है, उसको बेवकूफ़ बना सकते हो तुम। हाँ जी, तो बात आई साहब यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अब अपन लोग बात करते हैं नई बात। देखिए साहब, हमने कहा बड़ी मेहनत करी और हमने फ्लक्स निकाला और हमने ये जाना कि साहब किसी क्लोज सरफेस में अगर फ्लक्स एंटर करता है तो वो नेगेटिव होता है, क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकलता है वो पॉजिटिव होता है, वगैरह वगैरह। हमने काफ़ी मेहनत करके फ्लक्स निकाला, EA cos ऑफ थीटा होता है, ये हमने काम कर लिया। अब साहब देखो, गाउस आया साहब, उसने हमसे पूछा भाई क्या कर रहे हो तुम लोग। मैंने कहा था फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो बोले तुम फ्लक्स इस तरीके से क्यों निकाल रहे हो। मैं तुम्हें एक तरीका देता हूँ, है ना। ये फ्लक्स निकलता किससे है, मतलब ये रोशनी आ कहाँ से रही है, ये धूप आ कहाँ से है। मैंने कहा सूरज से। तो डेफिनेटली उस धूप में और सूरज में कोई ना कोई रिलेशन होगा। मैंने कहा रोशनी आ कहाँ से, बोले सब बल्ब से। तो डेफिनेटली इस बल्ब में और इस रोशनी में कोई ना कोई रिलेशन होती है। मैंने कहा हवा कहाँ से आ कहाँ से रही है, बोले सब पंखे से। तो डेफिनेटली इस फैन से और इस हवा में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो उसने सही जगह काम किया। और गाउस ने क्या कहा साहब कि आप सपोज करो कि आपके पास में क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है और इसमें एक चार्ज रखा हुआ है Q। और चार्ज Q के बारे में मैंने ये नहीं बता रखा है कि आपको चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आपको हमेशा चार्ज मानना है कौन सा वाला चार्ज, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां एक चार्ज रखा हुआ है साहब, ये चार्ज रख दिया आपने यहां पर। और मैंने कहा कि साहब मुझे अब किसी ने कह दिया कि यार इस क्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। अब मैं भागता फिरूंगा E.dA करता हुआ या E.dA cos ऑफ थीटा करता हुआ या EA cos ऑफ थीटा करूंगा। लेकिन गाउस ने मुझे कहा कि इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा तू करके देख ले। क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, इस क्लोज सरफेस में एनक्लोज्ड चार्ज, इनसाइड चार्ज कितना है, बोले साहब इनसाइड चार्ज Q है। उसने कहा कि निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो इनसाइड चार्ज Q और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होगा। यानी गाउस कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के द्वारा एनक्लोज्ड चार्ज और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो होगा, सिंपल। अब अगर मान लो यहां पर चार्ज एक से ज्यादा हो, हमने कहा सब चार्ज अगर एक से ज्यादा हो, जैसे मान लो यहां चार्ज Q1 है, सारे चार्ज पॉजिटिव ले रहा हूं, यहां चार्ज Q2 है, यहां चार्ज Q3 है। अब जब गाउस के सामने ये समस्या आई तो अब क्या होगा साहब, अब कितना फ्लक्स निकलेगा। तो गाउस ने साफ साफ कहा था कि भाई एनक्लोज चार्ज कितना है, इनसाइड चार्ज कितना है, इस क्लोज सरफेस में इनसाइड चार्ज कितना है। अब चार्ज एक से ज्यादा आ गया और चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो उसने कहा साहब फ्लक्स जो निकलेगा इस कंडीशन में सम ऑफ द इनसाइड चार्ज, सम ऑफ द इनसाइड चार्ज यानी आपका Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3, यानी Q1 प्लस Q2
और प्लस Q3। उसने कहा कि सम ऑफ द चार्जेस और एफ नॉट के इक्वल फ्लक्स होगा। इस अगर ये अकेला होता तो इससे फ्लक्स कितना निकलता, Q1 अपॉन ऑफ एफ नॉट। अगर Q2 अकेला होता तो Q2 अपॉन ऑफ एफ नॉट, और Q3 होता तो Q3 अपॉन। अब ये सभी आ गए तो नेचुरली फ्लक्स भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, तो सबको अपने को ऐड करना है। लेकिन तभी एक आदमी ने कहा कि साहब चार्ज कैसी क्वांटिटी है। मैंने कहा साहब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका आप लोग कौन सा वाला सम लोगे? वेक्टर सम तो अपन ले नहीं सकते, अपन कौन सा वाला सम लेंगे? इसका एल्जेब्रिक सम लेंगे। अब अगर चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फ्लक्स बाहर निकलेगा, और चार्ज अगर नेगेटिव है तो फ्लक्स अंदर आएगा। भाई अगर ये चार्ज पॉजिटिव माना जाए तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इस तरह से बाहर जाती है। पर अगर मान लो यहाँ एक चार्ज माइनस का Q2 है और वो ये रखा हुआ है, तो अब भाई आप एक बात बताएं, यहाँ पर जो लाइन ऑफ फोर्सेज होगी वो तो इस कंडीशन में एंटर करेगी, ये तो एंटर करेगी। तो अब क्या हुआ साहब, जब गाउस के सामने ऐसी कंडीशन आई कि ये Q1 Q2 Q3 तो पॉजिटिव थे, लेकिन यहां पर एक चार्ज था जो कि माइनस का Q4 था, एक माइनस का Q5 था। अब ये हमें नहीं पता कि होगा क्या, ठीक है, किसका एल्जेब्रिज्म बड़ा है ये हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि जो चार्जेज हैं अपने पास में, उसमें से Q1 Q2 और Q3 जो चार्जेस है उनकी वजह से तो फ्लक्स बाहर निकलेगा, फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, और आपका जो Q5 और Q4 चार्ज है जो कि नेगेटिव है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इनसाइड आएगी। अब गाउस ने यहाँ एक नई बात बोली जो कि आपकी परमानेंट बात है, गाउस का पूरा लॉ ये रहा। उसने कहा कि सब किसी भी क्लोज सरफेस से एंटर करने वाला फ्लक्स या उस क्लोज सरफेस से एग्जिस्ट करने वाला फ्लक्स की वैल्यू जो होगी, बात को ध्यान से सुने, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी क्लोज सरफेस में एंटर या एग्जिस्ट करने वाला जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू, ये जो इस क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज है, केवल एनक्लोज्ड इनसाइड चार्ज ऑफ द गाउसियन सरफेस, यानी इस गाउसियन सरफेस में जो चार्ज इनसाइड है, केवल आपको उसी पर ध्यान देना। ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा आप, यानी चार्ज अगर इस गाउसियन सरफेस के बाहर है तो वो इस सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालती है। जिस तरह से आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो केवल आप अपनी जेब में जो पैसा है, आपके पास में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो कैश है, आप केवल उसके दम पर ही आप शॉपिंग करते हो, ना कि आपके पड़ोस में जो आदमी खड़ा है उसकी जेब में कितना पैसा उसके दम पर करते हो। बिल्कुल वही वाली बात होती है। आपको अगर फ्लक्स की बात करनी है तो केवल एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि इनसाइड चार्ज कितना है इस क्लोज सरफेस में। तो यहाँ गाउस कहता है कि जो फ्लक्स होगा फ्रॉम दैट क्लोज सरफेस वो होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस, यानी इस चार्ज का एल्जेब्रिक सम क्या है, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज सिग्मा ऑफ क्यू और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो होगा, यानी ये आपका फ्लक्स होगा। अब सुनो भैया, अगर ये एल्जेब्रिक सम पॉजिटिव आ गया तो फ्लक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, बाहर निकलेगा। और अगर ये एल्जेब्रिक सम फाइनली मान लो नेगेटिव आ गया तो आपका फ्लक्स बाहर निकलने के बजाय अंदर आएगा। अब एक बात और सुने, चाहे कान को आप यूं पकड़ें चाहे आप हाथ को घुमा के पकड़ें, पकड़ना आपको कान ही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर कभी आप ये देखें कि आप फ्लक्स निकाल रहे हैं क्लोज सरफेस से और वो फ्लक्स आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आप ये दावे के साथ ये कहेंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेज जो है वो उनका जो सम होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर फाइनली फ्लक्स अगर आप कभी देख पाते हैं और वो कैसा है, नेगेटिव है, तो फ्लक्स अगर आप फाइनली देख पाते हैं नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये बात भी है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्जेस का एल्जेब्रिक सम हमेशा नेगेटिव आएगा। आओ करके देखते हैं कुछ बातें, ठीक है, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मैंने बातें बोली उन्हीं पर बात पर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ और ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। जैसे ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, अब इसमें मैंने यहाँ 20 कूलम का चार्ज दे दिया, ये मेरा एक 20 कूलम का चार्ज है, यहाँ मेरे पास है 40 कूलम का चार्ज है और यहाँ हमारे पास है माइनस का 30 कूलम का चार्ज है। अब आप मुझे बताओ तो इस सरफेस के अंदर एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज क्या है? तो एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज पॉजिटिव बचेगा, 20 + 40 ये हो गया अपना 60 और माइनस 30 यानी आपके पास होंगे 30। नेट चार्ज हुआ 30। आओ देखते हैं नेट चार्ज आपका एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेज जो गया वो कितना गया। तो साहब 20 + का 40 माइनस का 30 अपॉन ऑफ एफ नॉट इज इक्वल टू आपका फ्लक्स, यानी आपका यहाँ हो गया 30 अपॉन ऑफ एफ नॉट। एफ नॉट की वैल्यू आप लोग जानते हो 8.85 × 10⁻⁻12। अगर कोई बोले आपको सर और किसी मीडियम में रखा हुआ हो तो भाई जिस मीडियम में रखा हुआ हो उस मीडियम का डायरेक्ट कांस्टेंट लगा दे, इसमें फर्क कहाँ पड़ने वाला है। तो बात आया साहब 30 अपॉन एफ नॉट, यानी आप बात सुने
आपके पास चार्जेज का एल्जेब्रिक सम, इनसाइड चार्जेज का एल्जेब्रिक सम पॉजिटिव था, तो आपका फ्लक्स आया 30 अपॉन ऑफ 8.85 इंटू 10⁻12, ये 10⁻12 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यानी आपका फ्लक्स कैसा आया? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि एल्जेब्रिक सम भी पॉजिटिव था। मान लो अगर ये ऐसा होता, ये यहां पर ये ले ले साहब, ये -30, ये -40 और ये 20 होता। अब आपके पास है एल्जेब्रिक सम कैसा है? तो चार्जेस का एल्जेब्रिक सम कैसा है दोस्तों? वो नेगेटिव है। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? तो -40 और 30 हो गया आपका -70 और ये +20, यानी आपका फ्लक्स फाई इजिकल टू एल्जेब्रिक सम होता है आपका -50 अपॉन ऑफ 8.85 इंटू 10⁻12, ऊपर ले गया मैं, तो आपका ये 10⁻12 हो गया। यानी बात को समझने की कोशिश करें आप, आपका फ्लक्स कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि इस कंडीशन में एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस भी नेगेटिव था। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि क्लोज सरफेस में अगर तू कभी ये देखता है कि एल्जेब्रिक सम पॉजिटिव है, फाइनली रिजल्टेंट चार्ज पॉजिटिव बच रहा है, तो फ्लक्स बाहर निकलेगा। और अगर तू कभी ये देखता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस जो है वो तेरा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फ्लक्स एंटर करेगा, ठीक है। अगर आपका चार्जेस का सम पॉजिटिव है तो फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा, चार्जेस का सम नेगेटिव है तो फ्लक्स भी नेगेटिव होगा। और एक क्वेश्चन आपके पास में ये रहा कि मैं आपको ये देता हूं, अभी तो मैंने आपको बताया कि सम ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होगा। अब मैंने आपको इसी में क्वेश्चन देना है और ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्लोज सरफेस थी मेरे पास और मैं देखता हूं कि उसके अंदर 2000 फ्लक्स एंटर करता है, यानी 2000 यूनिट, जो भी उसकी यूनिट है वेबर, इतना फ्लक्स उसमें एंटर करता है। और उसी क्लोज सरफेस में 8000 फ्लक्स बाहर निकलता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उस क्लोज सरफेस के अंदर फाइनली जो चार्ज है वो फाइनली चार्ज कितना होगा, यानी चार्ज क्या होगा? तो देखिए साहब, आपने कहा जो फ्लक्स एंटर करता है वो है आपका ये, जो फ्लक्स बाहर निकलता है वो आप कहते हो 8000 है। मतलब अब आप बात को समझें, एंटर करने वाला फ्लक्स कैसा होता है? हमेशा नेगेटिव। एग्जिट करने वाला फ्लक्स क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। यानी नेट फ्लक्स कितना है? तो नेट फ्लक्स है -2000 प्लस का 8000, ठीक है। यानी आपका आ गया 6000। ये 6000 इजिकल टू हुआ आपका समीशन Q अपॉन एफ एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। समीशन ऑफ Q इजिकल टू कितना हुआ दोस्त? वो हो गया आपका 6000 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। मतलब आप देखें फाइनली चार्ज आपके पास में कैसा आया? पॉजिटिव आया। अगर क्वेश्चन को मैं उल्टा कर देता हूं कि क्लोज सरफेस में से बाहर निकलने वाला फ्लक्स तो है 2000 और एंटर करने वाला फ्लक्स है 8000, मतलब ये तो हुआ प्लस और ये हुआ कौन सा वाला? माइनस, ठीक है। तो यानी आपके पास में फाइनली बचेगा कौन सा वाला? ये आपका माइनस का 6000, यानी आपका चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। बात क्लियर है। और अगर आपसे मैं ये कह दूं कि एक क्लोज सरफेस में 50,000 यूनिट फ्लक्स एंटर करता है और 50,000 यूनिट ही फ्लक्स जो है वो बाहर निकलता है, तो इनसाइड चार्ज कितना है उस क्लोज सरफेस में? तो भैया जितना घुस रहा है उतना ही निकल रहा है। मतलब आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि नेट फ्लक्स आपका क्या होगा? जीरो होगा इस कंडीशन में। तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाने से आपका नेट इनसाइड चार्ज जो है, इनसाइड चार्ज का जो एल्जेब्रिक सम है वो भी कितना होगा? वो आपका जीरो होगा, ठीक है। ये कुछ एक बातें थी जो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। अब इसी में ही कुछ और भी बातें हैं, वो ध्यान से सुने आप लोग। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है मैंने यहाँ एक स्क्वायर बनाया है, यहाँ एक सर्कल बनाया है, यहाँ एक स्फीयर बनाया है और यहाँ एक क्यूब बनाया है और सब में मैंने चार्ज रखा है क्यू। अब मैं गाउस लॉ लगाना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि साहब पहले ट्राइंगल में कितना फ्लक्स निकलेगा अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ? ट्राइंगल से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? तो लॉ क्या था साहब? इनसाइड चार्ज का एल्जेब्रिक सम। अब यहाँ एल्जेब्रिक सम की बात ही नहीं उठती क्योंकि अकेला ही चार्ज है बेचारा। तो आपके इस ट्राइंगल के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज कितना है? दैट्स क्यू। तो फ्लक्स होगा क्यू अपॉन ऑफ एफ नॉट फ्रॉम ट्राइंगल। बात करता हूं इस स्क्वायर की, तो इस स्क्वायर में भी एनक्लोज चार्ज कितना है? क्यू, यही होगा। उस सर्कल की, स्फीयर की या क्यूब की, तो आप क्या देख पा रहे हो? सबके अंदर इनसाइड चार्ज जो है वो क्यू है, तो सबके अंदर फ्लक्स जो निकल रहा है वो सेम निकल रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? निकलने वाला फ्लक्स इस गाउसियन सरफेस, इस क्लोज सरफेस की शेप, उसकी साइज पर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं इसको छोटा ट्रायंगल बना देता तब भी ये निकलता, अगर एक छोटा स्क्वायर बना देता तब भी ये निकलता, मतलब ये इन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। दूसरी बात, चलो हटाओ, इस चार्ज को मैं यहां रख देता हूं, ठीक है। अब फ्लक्स कितना निकलेगा अगर मैं पूछता हूं? तो आप कहोगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो हटाओ, इस स्फीयर के अंदर इस चार्ज को हटा के मैं यहां रख देता हूं, यहां इनसाइड रखा हुआ है यहां, ठीक है। टॉप पे कहीं नहीं रखना है, इनसाइड रखना है। टॉप की कहानी बाद में बताऊंगा। अगर इस चार्ज को उठा के मैं यहां रख दूं, इस जगह रख देता हूं यहां, अब
पहले तो ये सब सेंटर पे रखे हुए थे, अब मैंने इनको यहाँ थोड़ी सी जगह शिफ्ट कर दी इनकी। अब मैं पूछता हूँ आपसे कितना फ्लक्स निकलेगा, तो आपसे पूछा गया है कि साहब कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, सब में Q अपॉन एफ नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो ये क्लोज सरफेस की शेप पे डिपेंड करता है, ना ही निकलने वाला फ्लक्स इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो चार्ज है ना वो इस क्लोज सरफेस के अंदर उसकी पोजीशन कहाँ है, मतलब उसको कहाँ रखा गया है, इस बात पर आपका फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। और सुनो, अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस हो ऐसे, ये वाली देखो आप, इसके अंदर आपका काफ़ी कुछ क्लियर होगा, ये क्लोज सरफेस है एक S, इसके अंदर एक सरफेस है S1, अच्छा एक सरफेस इस शेप की है ऐसे, ये S2, और एक तो बिल्कुल ट्राइंगल सरफेस निकल गई S3, और एक राइट ट्रायंगल बना देते हैं इसी में, ये S4 सरफेस S1 में माइनस का Q1 चार्ज रखा हुआ था, S2 पर Q2 और Q3 चार्ज रखे हुए हैं, इस पे चार्ज माइनस का Q4 रखा हुआ है, और इस पर Q5, Q6 और Q7 चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, ये वैल्यू भी दे सकते हैं आप लोग, और इसमें से माइनस का और ये माइनस का, ये सारे माइनस के हैं, यानी रेक्टेंगल में सारे चार्ज नेगेटिव रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है कि सरफेस S1 से कितना फ्लक्स निकलेगा, केवल S1 से, तो S1 सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो होगा आपका φ1, सीधा सा लॉ, एनक्लोज चार्ज बाय द गाउसियन सरफेस, इस गाउसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, वो है आपका माइनस का Q1, यानी आपका हो गया माइनस का Q1 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आपका फ्लक्स फाइनली नेगेटिव आया, नेगेटिव क्यों आया साहब, क्योंकि आपका एनक्लोज्ड चार्ज जो था सरफेस S1 में, जो चार्ज इनसाइड है वो नेगेटिव था, दैट्स वाई आपका फ्लक्स भी नेगेटिव आया, जो कि मैंने पहले कहा था, मेरी उसी बात को प्रूफ कर रहा है। देखते हैं सरफेस S2 से फ्लक्स कितना निकलेगा, तो φ2 निकलेगा। सरफेस S2 में इनसाइड चार्ज कितना है, अब ये चार्ज माइनस का Q1 इसके अंदर नहीं है, वो उसके बाहर है, ठीक है, अपनी पॉकेट में जो पैसा होगा केवल अपन उसी को देखेंगे, मतलब मैं खर्चा करूंगा, मैं शॉपिंग करूंगा मेरे दम पर, तो यहाँ इसके इनसाइड चार्ज केवल Q2 और Q3 है, दैट्स वाई फ्लक्स हो जाएगा आपका Q2 प्लस का Q3 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा ये वाला फ्लक्स कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। क्यों आया साहब पॉजिटिव, कैसा आया पॉजिटिव, क्योंकि आपका एनक्लोज चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और एनक्लोज चार्ज अगर आपका पॉजिटिव है दैट्स वाई आपका फ्लक्स भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सरफेस S3 को। अब सरफेस S3 में मुझे जो चार्ज दिख रहा है, S3 में मुझे वो चार्ज दिख रहा है केवल नेगेटिव, और वो दिख रहा है आपको माइनस का Q4, यानी आपका फ्लक्स जो जाएगा वो माइनस का Q4 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी अगेन देखें आपका यहाँ फ्लक्स जो है वो नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि इनसाइड चार्ज जो है वो आपका नेगेटिव है, और आपका यहाँ वाली सरफेस पे अगर चार्ज देखें तो आपका यहाँ वाली सरफेस में चार्ज आपका सारा ही नेगेटिव है, ये तो यानी यहाँ आपका जो फ्लक्स निकलने वाला है वो आपका निकलेगा φ4, और φ4 जो हो जाएगा वो माइनस का Q5, माइनस का Q6 और माइनस का Q7 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर किसी आदमी ने कह दिया कि यार ये फ्लक्स नेगेटिव क्यों आया, अरे भाई नेगेटिव आना ही था यार, ये जो चार्जेज है इस सरफेस में रखे हुए हैं इनका एल्जेब्रिक सम नेगेटिव है, ये टोटल नेगेटिव है, तो फ्लक्स इसमें बाहर कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो अंदर ही तो एंटर करेगी, दैट्स वाई, और एंटर करने वाले फ्लक्स को क्या कहते हैं हम लोग, नेगेटिव कहते हैं, तो नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर आपसे अगर मान लो पूछ लिया जाए कि सरफेस S से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो भाई सरफेस S से निकलने वाला फ्लक्स को मैं बोलूंगा फाई। अब मैं देखूंगा सरफेस S है कहां पर, तो सरफेस S तो ये रही बाहर बाहर। अब मैं देखूंगा कि इसके अंदर कितना चार्ज है, तो इसके अंदर नेट चार्ज देखो आप कितना चार्ज है, तो भैया इसके अंदर तो S1 S2 S3 S4 सब तो इसी में तो समाई हुई है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपका माइनस का Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3 माइनस का Q4 माइनस का, मतलब आप नेगेटिव वालों को अलग कर दें और पॉजिटिव वालों को आप अलग कर दें, और आपको एल्जेब्रिक सम लेना है, तो यानी यहाँ माइनस का Q1 ये हो गया, और एक आपका माइनस का Q4 था, ठीक है साहब ये भी ठीक है, और माइनस का Q5 माइनस का Q6 माइनस का Q7, और ये प्लस का कितना है Q2 प्लस का Q3 डिवाइडेड बाय आपका एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें जिसकी लाठी उसकी बहस वाली बात होगी, अगर एल्जेब्रिक सम ये फाइनली आप कहोगे साहब नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, अरे भाई अगर वैल्यू इसकी -1 है, इसकी -3 है, इसका -4 -5 -6 हो, और ये अकेले ही 100 हो, ये 200 हो,
ठीक है, तो आप इससे नहीं कर सकते, आपको जब तक मैग्नीट्यूड नहीं दिया जाएगा तब तक आप इस रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते कि चार्ज का रिजल्ट क्या जाएगा, यानी फ्लक्स का रिजल्ट क्या जाएगा। मतलब कहने का आपके पास में अगर ये एल्जेब्रिक सम नेगेटिव है, ठीक है, मान लो नेगेटिव है, तो फ्लक्स फाइनली कैसा होगा, अंदर एंटर करेगा, रिजल्टेंट फ्लक्स एंटर करेगा, ठीक है। और अगर ये फ्लक्स आपका जो चार्ज है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस अगर पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब क्या होगा, आपका फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। ये बात क्लियर कट समझ में आ गई होगी, तो शाबाश आप लोगों को। एंटर करने वाला फ्लक्स नेगेटिव होता है और जो क्लोज सरफेस से फ्लक्स बाहर निकलता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ एक काम की बात आप लोगों के लिए कि मुझे आपको, ठीक है, एक बात बतानी है। और यहाँ आप ये क्लोज सरफेस दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, और यहाँ देखिएगा, और ये क्लोज सरफेस यहाँ है और यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है, इस जगह पर चार्ज क्यों, और ये इलेक्ट्रोलाइनो फोर्सेस मैं देखता हूँ इस चार्ज से इस तरह से बाहर निकलती हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि साहब ये जो क्लोज सरफेस एस थी, इससे कितना फ्लक्स बाहर निकला। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स क्या है, क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स, बाहर निकलने से तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जो क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स है वो क्या होगा, मतलब आप इसका आंसर क्या देंगे मुझे, जीरो। जीरो क्यों देंगे साहब, यहाँ आपने कहा साहब ये जो आपकी क्लोज सरफेस है इसके अंदर कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, बिकॉज ऑफ एनक्लोज चार्ज इज जीरो, दैट्स वाई जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी आपका फ्लक्स फाई इज इक्वल टू जीरो होगा। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि आपका फ्लक्स जो हो गया वो आपका जीरो हो गया, ठीक है। अब मैं आपको कंफ्यूज करता हूं, यार ये यहां से मुझे तीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दिख तो रही हैं कि ये तीन लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रही हैं, तो इसका फ्लक्स तो 3 होना चाहिए, 3 यूनिट होना चाहिए। बट अब आप बताएं साहब कि आपका आंसर मैं जीरो कैसे मानूं। यहाँ तो मुझे साफ साफ दिख रही है कि देयर इज अ 3 लाइन ऑफ फोर्सेज नजर आ रही हैं, तो मैं तो कहूँगा ये फ्लक्स 3 होना चाहिए। आपने इसको जीरो क्या कहा, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस ये कहता है कि साहब पर गाउस में भी तो हो सकता है ना कोई गड़बड़ हो, चेक तो कर लें अपन। तो अब आपने कहा कि साहब यहाँ पर एनक्लोज चार्ज जीरो है, दैट्स वाई फ्लक्स जीरो का, बट मैंने आपको कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। मैंने आपसे कहा कि यहाँ 3 लाइनें बाहर निकल रही हैं, ठीक है, तो यहाँ तो फ्लक्स 3 होना चाहिए था। अब आपने फ्लक्स नेट फ्लक्स आपने जीरो क्यों कह दिया, ठीक है। तो कारण क्या होगा साहब, आपके इस बात को जीरो के प्रूफ में मैंने कहा ये +3 होना चाहिए। अब आप अपना जीरो को प्रूफ करो, जीरो कैसे कहेंगे, तो जीरो कैसे होगा साहब, बाहर कारण क्या है, यहाँ पर आपने 3 लाइन ऑफ फोर्सेज बाहर निकलते हुए देख ली, तो यहाँ फ्लक्स 3 आया +3, बट जो 3 बाहर निकल रही थी वो 3 अंदर भी तो जा रही है, और अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं किसी भी क्लोज सरफेस में एंटर करने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज नेगेटिव होती है, यानी यह हुआ आपका -3, यानी एंटर करने वाली लाइंस -3, बाहर निकलने वाली +3, तो -3 + 3 इज इक्वल टू आपका जीरो, यानी बात बिल्कुल सही है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी क्लोज सरफेस में एंटर करने वाला फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है और बाहर निकलने वाला फ्लक्स आपका हमेशा जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नेट फ्लक्स अगर चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस नहीं है तो फ्लक्स उसकी वजह से हमेशा जीरो होगा। और एक और बात जो आपको समझ में आ गई कि यहाँ फ्लक्स जीरो है, बट इस सरफेस पर, इस गाउसियन सरफेस पर आपका फ्लक्स, आप फ्लक्स को एक ऐसे भी देख सकते हैं EA cos ऑफ थीटा वाले तरीके से, बट मैं उस तरीके पे अभी जो बात कर रहा हूँ वहाँ पर, यहाँ पर फ्लक्स जीरो आ गया, फ्लक्स जीरो आ गया, इसका मतलब क्या, दावे के साथ आप ये कह सकते हो कि E भी जीरो होगा। अगर किसी जगह पे फ्लक्स जीरो है तो क्या हुआ, E जीरो होगा, ना 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 ना, आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब आप ये कभी भी दावा नहीं कर सकते कि वहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज भी जीरो होंगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। मतलब इस क्वेश्चन में देखिए आप, इस क्लोज सरफेस पे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है बट आपका फ्लक्स जीरो है। मतलब अपना रिजल्ट क्या बना कि हम ये नहीं कह सकते, हम ये दावा नहीं कर सकते कि अगर किसी जगह पर फ्लक्स जीरो है इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। मतलब हम ये दावा नहीं कर सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो, बट इस कंडीशन मैंने वो बताया जब फ्लक्स जीरो था बट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं था। एक और बात मैं क्या देखता हूं दोस्त, जब भी मेरे पास कोई क्लोज सरफेस होती है और आप जानते हो ना डाइपोल, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, दो ऐसे चार्जेस का पेयर जिनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम हो और नेचर एक दूसरे के अपोजिट हो, उनको एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रख दिया जाए, तो ये जो पेयर ऑफ द चार्जेस है वो बनता है आपका डाइपोल। मैं क्या देखता हूँ, मैंने एक चीज़ देखी यार, मैं एक क्लोज सरफेस लेके आया, ऐसी ही कोई क्लोज सरफेस लेके आया ये वाली, और इस वाली क्लोज सरफेस में मैंने 2 डाइपोल रखे,
याद रखना मेरी, इवन नंबर में 2 डाइपोल रखे, 4 रखे, 8 रखे, 6 रखे, 10 रखे, 12 रखे, तो मैं क्या देखता हूं कि हमेशा फ्लक्स 0 होता है। मतलब इवन नंबर में जब डाइपोल इस क्लोज सरफेस में रखे जाते हैं तो फ्लक्स हमेशा 0 आता है। बट मैं क्या देखता हूं, जब जब ऑड नंबर में मैं डाइपोल रखता हूं तो इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कभी भी 0, हाँ बताएं, हमेशा 0 आएगा। 2 डाइपोल रखे, -q +q, -q1 +q1, फ्लक्स कितना आया 0। किस कॉन्सेप्ट पे, जितना चार्ज नेगेटिव का सम है उतना ही पॉजिटिव का सम है, q + q1, -q -q1 इनका सम दोनों का बराबर है। नेट चार्ज एनक्लोज चार्ज 0 होगा। अब मैंने क्या कहा, 4 रखे, ये लो जी 4 रख देते हैं, एक और डाइपोल रख लेता हूं, -q2 +q2, -q3 +q4 ले लूं, नहीं लिखता, मैग्नीट्यूड सेम लेना है। अब मैं क्या देखता हूं, जितना चार्ज नेगेटिव का है उतना ही सम किसका है, पॉजिटिव का है, दैट फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, लेकिन ये तो सम नंबर में इवन रखोगे तो ऐसा होगा, लेकिन अगर ऑड रखा मतलब इसको हटा देता हूं। अब क्या हुआ बताओ तो, अभी भी तो 0 ही हुआ। तो आप डाइपोल को चाहे इवन नंबर में रखें चाहे ऑड नंबर रखें, किस में, किसी क्लोज सरफेस में, उस क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स 0 क्यों होता है, क्योंकि एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस डाइपोल्स में हमेशा 0। चाहे टेट्रा डाइपोल रख लो चाहे डाइपोल रख लो, आप चाहे 1 2 3 रखो डाइपोल्स, चाहे 10 12 15 रखो, इवन रखो, ऑड रखो, वो मैंने केवल कंफ्यूज करने के लिए बोला था आपको, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी डाइपोल रखे हुए हैं किसी क्लोज सरफेस में तो निकलने वाला फ्लक्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं और एक और अच्छे क्वेश्चन, अच्छे टाइप के क्वेश्चन को अपन लोग इमेजिन करते हैं। आइएगा साहब, सुनिएगा, क्वेश्चन बड़ा ईजी सा है। ठीक है, और मेरे पास में यहाँ एक स्क्वायर रखा हुआ है और इस स्क्वायर के अंदर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। इस चार्ज क्यू से ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरह से निकल रही है, मान लें ये निकल रही है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि साहब नेट फ्लक्स कितना निकलेगा इस स्क्वायर में से, तो आप कहेंगे साहब फ्लक्स फाई जो होगा वो Q/ε0 होगा, यानी कुल फ्लक्स ये निकल रहा है। अब मैंने कहा आपसे इसी क्वेश्चन में, इस स्क्वायर में आमने सामने की जो साइड्स है उनमें से कितना फ्लक्स निकलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आमने सामने की साइड से कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, आपने ये जो बताया Q/ε0, ये तो नेट फ्लक्स बताया कि इस क्लोज सरफेस में, इस स्क्वायर में से नेट फ्लक्स निकलेगा Q/ε0। मैंने क्वेश्चन आपको दिया कि आमने सामने की साइड से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डेफिनेटली Q/2ε0। कैसे निकालेंगे भाई, ये जो फ्लक्स निकल रहा है वो 4 साइड से निकल रहा है और वो गया Q/ε0, यानी ईच साइड, वन साइड से कितना निकलेगा, Q/4ε0। अब आमने सामने कितनी साइड होती है, तो आमने सामने 2 साइड होती हैं, तो यानी आपके पास 2 साइड से कितना फ्लक्स निकलेगा, Q/4ε0। ये फ्लक्स हुआ फ्रॉम वन साइड, आमने सामने 2 साइड होती है, इसका डबल करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर आएगा Q/2ε0। क्लियर। और इसी तरह से एक सिंपल क्वेश्चन और है मेरे पास, फटाफट जवाब दे दें इसका। मेरे पास यहाँ एक क्यूब रखा हुआ है और ये ले साहब आपके पास एक क्यूब रखा हुआ है, ये लो साहब, ये मैंने बना दिया एक क्यूब और इसके सेंटर पर रख दिया मैंने एक चार्ज क्यूब। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि इस क्यूब में से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, यानी नेट फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है, तो नेट फ्लक्स बाहर आ रहा है आपका Q/ε0, यानी ये फ्लक्स बाहर आ रहा है इस क्यूब में से। ये फ्लक्स कहाँ से निकलेगा, डेफिनेटली इसकी सरफेसेस में। अब एक क्यूब में कितनी सरफेस होती है, टोटल 6 होती हैं। इसका मतलब मैं अगर रफली बोलूं कि ये फ्लक्स जो निकल रहा है ये 6 सरफेस से निकल रहा है, मतलब ये जो फ्लक्स आपने बोला है ये फ्लक्स निकलेगा कहाँ से, इस क्यूब की सरफेस से। यानी ये जो फ्लक्स आपने लिखा है ये 6 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स आपने बताया है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि फ्लक्स फ्रॉम वन सरफेस, यानी फ्लक्स फ्रॉम ईच सरफेस, तो आपका आंसर क्या जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, आप लोग क्या बोलेंगे, बोले हुजूर 6 सरफेस से ये फ्लक्स निकल रहा है, तो किसी एक सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा Q/6ε0, यानी फ्लक्स फ्रॉम वन सरफेस,
यानी किसी एक सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो ये निकलेगा। तो 6 से कितना निकलेगा, 6 की 6 सरफेस है तो मल्टीप्लाई बाई 6 कर दोगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा। मतलब ये जो फ्लक्स निकला था, ये फ्लक्स कहाँ से निकला था, 6 सरफेस से। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 6 सरफेस से इतना निकलता है, मान लो मेरे जज गई कि किसी एक से क्या निकलता होगा, तो आप कैसे करेंगे, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। मतलब आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है साहब, ये बात अपनी कंप्लीट हुई। देखिए साहब, मैं आपको एक सरफेस दूंगा और एक हेमीस्फीयर दूंगा, ठीक है, और मैं आपसे क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलने वाला है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, यानी फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस। ठीक है, देखिए साहब, एक क्लोज सरफेस सेमी सर्कल यहां ऐसे रखा हुआ है, यो इसकी ये वाली कर्व सरफेस है और ये इसकी प्लेन सरफेस है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे दें फ्लक्स फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, यानी कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। कंडीशन ए में, कंडीशन बी कुछ ऐसी है, मैंने इसी को ही उल्टा रख दिया ऐसे, फ्लक्स फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। और आप ये मान सकते हैं ये जो सेमी सर्कल बन रहा है आपका, इसकी रेडियस r मान सकते हैं। और थर्ड कंडीशन में इसको मैंने ऐसे रख दिया, यो लाइक दैट, फ्लक्स फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, यानी आपकी कर्व्ड सरफेस जो है ये वाली, उसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। आप ये समझ रहे, मेरे पास में एक कछुआ है, मैंने उस कछुए को ऐसे रख दिया, मैंने उसको ऐसे रख दिया और मैंने उसको ज़मीन पे रख दिया, भाई अब तू चल। ठीक है, अब आप इसमें कोशिश करें कि आप, मुझे तो बताना नहीं खैर, पर आप इसमें कोशिश करें, 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, कि आप इसमें से इस सरफेस में कितना फ्लक्स निकलेगा, कर्व सरफेस में, यहाँ इस कंडीशन में कर्व सरफेस में कितना निकलेगा और यहाँ कितना निकलेगा, ये आपको कोशिश करनी है। आप इसकी रेडियस r मानते हुए या आप कर सकते हैं, यानी ये जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस आप r मान सकते हैं। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है साहब, करिए। देखिए साहब, यहाँ आप एक बात को बहुत ढंग से समझ लें, इन तीनों ही कंडीशन में एनक्लोज चार्ज नहीं है, यानी ये अगर ये जो सरफेसेस दी गई हैं इनमें कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है, मतलब नेट फ्लक्स आपका जीरो होगा। यहां फ्लक्स कर्व सरफेस में घुस रहा है, यानी ये जो फ्लक्स घुसा है ये वाला, ये नेगेटिव होगा, और जो फ्लक्स प्लेन सरफेस से बाहर निकला वो पॉजिटिव होगा। यानी जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। भाई नेट फ्लक्स तो जीरो है, क्यों है साहब, यानी नेट फ्लक्स फाई यहां पर भी जीरो है, यहाँ पर भी फाई जीरो है और यहाँ पर भी फाई जीरो है। अब ये जीरो क्यों है, पहले तो साहब कॉन्सेप्ट समझें, क्योंकि एनक्लोज चार्ज नहीं है साहब, यहाँ इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। अब हम काम करते हैं साहब, यहाँ पर इसके एरिया की डायरेक्शन ये रही प्लेन सरफेस पर, और यहाँ इसके ई की डायरेक्शन भी ये रही, यानी आपका जो फ्लक्स आ रहा है वो फ्लक्स आ रहा है फ्लक्स फ्रॉम प्लेन सरफेस प्लस फ्लक्स फ्रॉम कर्व सरफेस, ये पूछा गया है। फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स फ्रॉम प्लेन सरफेस प्लस फ्लक्स फ्रॉम कर्व सरफेस, फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स फ्रॉम प्लेन सरफेस प्लस फ्लक्स फ्रॉम कर्व सरफेस। ठीक है साहब, ये तीनों कंडीशन है, ये इज इक्वल टू जीरो है, ये नेट फ्लक्स जीरो है। प्लेन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, यहाँ पे मैंने कहा था रेडियस आर है, ये ई की डायरेक्शन है, ये आपके ए की डायरेक्शन है, यानी यहाँ ई और ए की डायरेक्शन में है, तो ई डॉट ए लगाएंगे, ई डॉट ए मतलब ई ए कॉस ऑफ थीटा, प्लेन सरफेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ आएगा आपका फ्लक्स आएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस का फ्लक्स ऑफ कर्व सरफेस, यानी फ्लक्स ऑफ कर्व सरफेस रिजल्ट हो जाएगा माइनस का पाई आर स्क्वायर ई। नेगेटिव आना था, नेगेटिव आया। दूसरा, यहां देखें, यहां प्लेन सरफेस में फ्लक्स एंटर कर रहा है, ये इसके एरिया की डायरेक्शन है, ये ई की डायरेक्शन है, मतलब आपका ये जीरो, और यहां फ्लक्स आ जाएगा आपका ई और ए के बीच में एंगल 180 डिग्री का है, मतलब माइनस का पाई आर स्क्वायर ई प्लस का फ्लक्स ऑफ कर्व सरफेस, यानी फ्लक्स फ्रॉम कर्व सरफेस रिजल्ट आया प्लस का पाई आर स्क्वायर ई, और प्लस का पाई आर स्क्वायर ही क्यों आया, क्योंकि इस सरफेस से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, और बाहर निकलने वाला फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जितना फ्लक्स एंटर करता है, अगर कोई भी गाउसियन सरफेस या कोई भी सरफेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी गई है, तो शर्त है इसमें कि जितना उसमें फ्लक्स एंटर करेगा
उतना ही फ्लक्स एग्जिस्ट भी करेगा अगर कोई इनसाइड चार्ज नहीं है तो, और अगर हाँ इनसाइड चार्ज है तो कहानी अलग हो जाएगी। इसी तरह से अगर अपन इस जगह देखें तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये ई की डायरेक्शन है और ये प्लेन सरफेस यहाँ हिंट होता है, यहाँ प्लेन सरफेस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये वाला फ्लक्स आपका जीरो है और यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल 90 होने की वजह से इस प्लेन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स भी जीरो हुआ, प्लस का फाई ऑफ कर्व सरफेस, यानी आपका फाई ऑफ कर्व सरफेस इज ऑल्सो जीरो। ये आपके इसके अंदर राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन कैसे करना है, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ठीक है, नीट के हिसाब से, जेई के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए। देखिए सब, किसी क्यूब को मैंने एक ऐसी जगह रखा हुआ है, ऐसे फील्ड में रखा हुआ है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब लाइक दैट, इस तरह से है, वो इस डायरेक्शन में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोस्त दे रहा हूँ, E इज इक्वल टू आपको E ऑफ एक्स आई कैप, ये समझ लें। मैं यहाँ रूट एक्स भी लिख सकता हूँ, मतलब E इसको लिख सकता हूँ, चलो ई नॉट ऑफ रूट एक्स भी दे सकता हूँ ऑफ आई कैप। मैं आपको ये क्वेश्चन में ऐसे भी देख सकता हूँ एक्स की पावर 3/2, ठीक है, या मैं इसको एक्स क्यूब भी दे सकता था। यानी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मुझे कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, तो मैंने आपको सिंपल कर देता हूँ, ये है, मैंने यहाँ एक्स की पावर 1 करी है, आप इसको रिवाइज करें क्वेश्चन को, एक्स की पावर हाफ करके, मतलब E इज इक्वल टू ई नॉट रूट एक्स ऑफ आई कैप। आप इसको करें E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ एक्स की पावर 3/2 ऑफ आई कैप, यानी E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ एक्स की पावर 5/4 ऑफ आई कैप। ये आपको करना है, ठीक है। और कैसा है साहब, कहानी क्या है, कहानी ये है, ये आपका अपना 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और मैंने यहाँ एक क्यूब रखा हुआ है, क्यूब मेरा कुछ इस तरह से रखा हुआ है। समझ जाओ, इस तरह से क्यूब रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो क्यूब रखा हुआ है, इस क्यूब की ये वाला एंड यहाँ आ रहा है, ये यहाँ से a डिस्टेंस पर है, और ये जो एंड है इसकी, ये वाली जो साइड आ रही है, ये यहाँ से 2a डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो मेरा क्यूब बनने वाला है, इस क्यूब के अंदर, और ये इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो x के बढ़ने के साथ बढ़ रहा है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जो एनक्लोज चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। और इसके लिए मैं आपकी सरफेस बना देता हूँ, ये A B C D, ये आपकी E F G और ये H, यानी ये आपका क्लोज सरफेस जो आपका बना हुआ है वो ABCD EFGH है, जो आपका क्यूब रखा हुआ है आपके सामने। और 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ। इनसाइड चार्ज आपको निकालना है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, होगा तो कितना होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी A है, ये डिस्टेंस आपकी 2A है, और क्यूब की जो आपकी साइड है उसकी लेंथ A है, मतलब ये साइड इसकी लेंथ A है, A साइड का ये एक क्यूब है, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को करना है। देखिए साहब, आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आपका फ्लक्स, रिजल्टेंट जो फ्लक्स होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ आ रहा है, तो केवल आपके इस क्यूब के अंदर इस सरफेस में फ्लक्स एंटर करेगा, इससे बाहर निकलेगा। बाकी इस सरफेस में E और A के बीच में एंगल 90 होने की वजह से ऊपर वाली सरफेस, नीचे वाली सरफेस, आमने सामने की जो ये सरफेस है, इनसे कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि E और A के बीच में एंगल 90 डिग्री है। यानी आपको ध्यान केवल एक जगह लगाना है, कहाँ पर, एक तो इस सरफेस पे इस क्यूब के, और एक इस सरफेस पर। यानी इस सरफेस में जो फ्लक्स घुसा, आखिर वो घुसा कितना, तो वो फ्लक्स घुसा आपका φ1, यानी वो एंटर करने वाला फ्लक्स होगा जो नेगेटिव होगा। मैं बाद में लिखूंगा उसका नेगेटिव, फिलहाल मैं बात करता हूँ यहाँ फ्लक्स आया कितना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है दोस्त, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका E नॉट ऑफ एक्स, यानी आपका E नॉट ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका एरिया है, और यहाँ इसका एरिया हो जाएगा A², यानी ये वो आपका A², ठीक है।
और ये आपके ई नॉट की डायरेक्शन, ये आपके ई की डायरेक्शन, ये आपके एरिया की डायरेक्शन, इनके बीच में एंगल जो है वो आपका 180 है। तो ये वाला जो फ्लक्स होगा वो आपका फाइनली फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव होने वाला है, मतलब ये आपका फ्लक्स नेगेटिव होगा। बट ये जो एक्स था, ये एक्स आपका यहाँ पर यानी डिस्टेंस के साथ में ऐसे वेरी कर रहा है कि यहाँ इस ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, बट यहाँ से जैसे जैसे आप आगे जाओगे और यहाँ पहुँचे हो, तो इस जगह आप पहुँचे हो तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्स नहीं लिखोगे आप, इसको लिखोगे ई नॉट इंटू ए, यानी आपका फ्लक्स φ1 जो आया वो आ गया आपका ई नॉट माइनस वाला और ये आपका ए क्यूब। ठीक है, ये फ्लक्स आपका एंटर कर रहा है। अब बात आती है यहाँ से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, ये φ2 इजल टू यहाँ आपका ई नॉट ऑफ एक्स, और यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो आपकी डिस्टेंस आपकी 2a हो जाएगी। बट अपना फिलहाल ये आपका ई की डायरेक्शन, ये आपके ए की डायरेक्शन, यानी आपका एरिया यहाँ पे भी ए स्क्वायर ही आएगा। बट इस बार जो आपका ये एक्स है, ये एक्स बन जाएगा कितना, यहाँ से ये डिस्टेंस ए थी, ये डिस्टेंस आपके पास में आप 2a बता रहे हो, यानी यहाँ आपका फ्लक्स हो जाएगा φ2 इजकल टू ट्वाइस ऑफ ई नॉट ऑफ आपका ए क्यूब। कैसे, एक्स जगह रख दिया मैंने 2a, यानी आपका ये वाला फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ये वाला फ्लक्स आपका एंटर कर रहा है, मतलब नेट फ्लक्स आपका फाई जो होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ ई नॉट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का, ये आपका हो जाएगा ई नॉट ऑफ ए क्यूब माइनस का ई नॉट ऑफ ए क्यूब, यानी आपका हो गया टोटल ई नॉट ऑफ ए क्यूब। ठीक है, अब आपका सिंपल फॉर्मूला है, फ्लक्स फाई रिजल्ट होता है समीशन क्यू अपॉन ऑफ एफ नॉट, नेट फ्लक्स कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो फाइनली फ्लक्स कैसा आएगा आपका, फाइनली चार्ज एनक्लोज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी आपका हो गया ये ई नॉट ऑफ ए क्यूब इजकल टू आपका समीशन ऑफ क्यू अपॉन ऑफ एफ नॉट, यानी आपका समीशन क्यू इजकल टू जो आया, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज जो आया वो आ गया ई नॉट ऑफ आपका एफ नॉट ऑफ ए क्यूब, और ये आपका आंसर बन गया। इसी क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, एक और तरीके से करेंगे। अगर मैं मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ये देता, ये वाला, ये रूट एक्स है, ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आप सिर्फ ये करते, यहां माइनस का ई नॉट एक्स, एक्स से लिख देते आप लोग रूट ऑफ ए, यहां लिखते इस जगह आपका रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए, फिर आप उसको सॉल्व करते हैं। मतलब कहने का मतलब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि पहले मैंने जब रखा था तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, अब इसका मतलब यहां रखा गया, यानी ई नॉट ऑफ आपको दिया गया था ई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि चार्जेज बढ़ते जा रहे होंगे, डेफिनेटली चार्जेज बढ़ते जा रहे होंगे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर चार्ज एनक्लोज करेगा। अब आप यहाँ ये थ्योरी मत लगा देना जितना फ्लक्स घुस रहा है उतना निकल रहा है, नहीं 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 साहब, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था तो जितना घुस रहा था उतना निकल रहा था, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। वो खुद कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको ऐसा दे रहा हूँ, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में पूरा लॉजिक लगाकर, दिमाग लगाकर, सोच कर ही आंसर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। ई नॉट रूट एक्स रख के, ई नॉट एक्स स्क्वायर रख के, ठीक है, मैंने ई नॉट एक्स के साथ में किया था। तो अब अपन लोग करेंगे है ना कुछ खास और कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस जो है ना तुम्हें थोड़ा सोचने को मजबूर करेंगे, ठीक है, और नई चीज़ सिखानी है मुझे। फ्लक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं अभी अपन लोग। देखिए साहब, ये आइसक्रीम का कोन है तुम्हारी, कौन सी वाली पसंद है, चॉकलेट है बटर स्कॉच, चॉकलेट, ये चॉकलेट आइसक्रीम है, उसका कोन है, और यहाँ चार्ज इसके ओपन टॉप पर है, यहाँ पर, यहाँ मैंने एक सिलेंडर दे दिया, और इसके ओपन टॉप पर एक चार्ज क्यू रख दिया। यहाँ मैंने एक सेमी स्फीयर दे दिया और इस पे एक चार्ज क्यू रख दिया। और दोस्त मेरे, मैंने यहाँ एक क्यूब दे दिया तुझे, और ये क्वेश्चन पहले मैं ही सिखाऊंगा। यहाँ मैंने एक चार्ज क्यू दे दिया। अब देखिए साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस कोन, इस सिलेंडर, इस सेमीस्फीयर और इस क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। बट इस बार मैंने चार्ज को इनसाइड ना रख के उसके ओपन टॉप पे रख दिया, तो कहानी बदल गई है। हाँ, अगर ये इसके अंदर यहाँ या सेंटर पे कहीं पे रखा जाता तो स्थिति नहीं बदलती, तब फ्लक्स की ओपन एफ नॉट ही रहता। बट मैंने यहाँ चार्ज को एक स्पेशल जगह रख दिया और वो ओपन टॉप पे रख दिया। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपसे कभी पूछ ले कि भाई फ्लक्स कितना निकलेगा, तो आपको इस क्वेश्चन को कैसा करना है, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ।
आपको क्या करना होता है कि जो आपको सरफेस दी गई है, अगर आप ऐसा कर सकते हो और ऐसा हो जाए तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। आप इस सरफेस के ऊपर, जहां चार्ज कभी ओपन टॉप पर है, तो उस सरफेस के ऊपर आप बिल्कुल एक वैसे के वैसे ही एक और सरफेस को इमेजिन करें। और अगर आप एक और सरफेस को उसके ऊपर इमेजिन करते हैं और ऐसा करने पर आपका चार्ज जो दिया गया था अगर वो सेंट्रलाइज हो जाता है तो आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर एक सरफेस दे रखी थी आपको और इसके ऊपर मैं यहाँ एक और सरफेस को इमेजिन कर लेता हूँ। ये देखो जी, मान लो ऐसे कैसे एक और कोन की मैंने इमेजिन कर ली, मान लो ऐसे। और ऐसा कर लेने से मेरा ये चार्ज इन दोनों सरफेस के सेंटर पर आ गया, मतलब चार्ज सेंट्रलाइज हो गया। इस सरफेस के ऊपर एक और सिलेंडर की इमेजिन कर लेनी है और इस तरह से इमेजिन कर लेनी कि ये वाला चार्ज जो हो वो सेंट्रलाइज हो जाए, यानी इसके ऊपर एक और सेमी स्फीयर की कल्पना कर लेनी है, इमेजिनेशन कर लेनी है, चार्ज को सेंट्रलाइज कर देना है। इसके ऊपर एक और ऐसे के ऐसे क्यूब की इमेजिन कर लेनी है दोस्त, और ये इसके ऊपर सेंट्रलाइज हो जाए। अगर ये सेंट्रलाइज हो जाता है तो अब ये इस पूरे सिस्टम में से जो फ्लक्स निकला, अगर मैं आपसे पूछूं उस पूरे में से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो आप कहेंगे साहब जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चाहे इसके इसकी इसकी उसकी किसी की बात करो, नेट फ्लक्स बोलोगे आप Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये थोड़ा था कि इसके ऊपर इमेजिन किया, उससे सेंट्रलाइज हो गया, उससे पूरी सरफेस कितना निकला, मेरा ये क्वेश्चन था ही नहीं। मेरा क्वेश्चन था इससे कितना निकला। तो अब भैया जब चार्ज आपका सेंट्रलाइज हो चुका है, दोनों सरफेस से, ऊपर वाली नीचे वाली दोनों सरफेस से आप कहते हो इतना फ्लक्स निकलेगा, तो किसी एक के हिस्से में कितना आएगा, तो इसके हिस्से में कितना आया, तो इसके हिस्से में आया Q अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फ्लक्स, और यही है राइट आंसर। बेबी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ये क्वेश्चन ज़रूरी था, इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आना चाहिए। मैं कहता हूँ चार्ज इस पेन के ओपन टॉप पर है। अब मैं पूछता हूँ कि यहाँ चार्ज रखा हुआ है तो इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही एक और पेन की इमेजिन करेंगे। ये लो साहब, बिल्कुल इन दोनों के जो हुक हैं वो भी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये लो साहब, मैंने इमेजिन कर लिया। अब इससे क्या हुआ साहब, चार्ज सेंट्रलाइज हो गया। अब चार्ज जब सेंट्रलाइज हो गया और मैं आपसे पूछूं कि साहब इस कंडीशन में इस टोटल में से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो आप बोलेंगे Q अपॉन ऑफ एफ नॉट। अब मैं आपसे क्या पूछूंगा, भाई Q अपॉन एफ नॉट तो दोनों में से निकला है, तो बता इसमें से कितना निकलेगा, तो नेचुरली आप कर देंगे इसका आधा, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपली सॉल्व होगा। लेकिन खेल अभी बाकी है, ठीक है। क्वेश्चन उठ रहे हैं, ये तरीके हैं चार्ज को सेंट्रलाइज करने का, और चार्ज को सेंट्रलाइज करके आपके पास में चार्ज आपको सेंट्रलाइज करना आना चाहिए, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि चार्ज को सेंट्रलाइज करते वक्त आपको कितने क्यूब, कितने स्फीयर, कितने कोन लगाने हैं। आपको आपका एम सिर्फ एक, चार्ज किसी भी तरीके से सेंट्रलाइज होना चाहिए, ठीक है साहब। और अब मेरे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ से आपके दिमागी कसरत भी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आपको अपने दिमाग को पूरी तरह से एक्टिव कर लेना है। पहला ही क्वेश्चन है मेरा कि मेरे पास एक क्यूब रखा हुआ है यहां, देखिए साहब, ये मेरे पास एक क्यूब है और इसके ओपन टॉप पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है दोस्त, मैं तुझसे क्या चाहता हूं, ठीक है, मैं सिखाऊंगा एक बार तुझे और बाकी सब जगह तुझे खुद को अप्लाई करनी होगी। क्यूब बोले तो जिस कमरे में तू अभी बैठा हुआ है, मान के बोल रहा हूँ तू कमरे में बैठा हुआ है, तू किसी गार्डन वार्डन में या चौपाटी वोपाटी पे नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। और यही सोच के मैं तुझसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चार्ज जो रखा हुआ है वो, ये मान ले तेरा जो रूम है वो एक क्यूबोर्ड साइज़ का या एक क्यूब की तरह का है और उसके छत के बिल्कुल मिड पॉइंट पर रखा हुआ है, ठीक है, ओपन टॉप पर और मिड पर रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ पहले मैं सिखाऊंगा और आगे आपसे पूछूंगा, पूरा मैं सिखाता हूँ पहला, ठीक है। आप ध्यान से, सिर्फ 2 मिनट का काम है, 2 मिनट ध्यान लगा के काम करेंगे तो आप कई प्रॉब्लम से बच जाएंगे। मैंने कहा चार्ज ओपन टॉप पर है और मैंने आपसे पूछा कि साहब इस कंडीशन में इस क्यूब में से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि इसकी एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। मेरा क्वेश्चन ये सुनिएगा कि चार्ज इस क्यूब के ओपन टॉप पर है
और इस क्यूब के एक सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलने वाला है, ये मेरा क्वेश्चन है। देखिएगा साहब, पहले कम से कम इस क्यूब के हिस्से में कितना आएगा वो तो निकाल लें, ठीक है। तो आप इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही एक और सरफेस, गाउसियन सरफेस की इमेजिन करेंगे साहब। आ जाओ, ड्राइंग मेरी है ना, जैसे भी बने सहन कर लेना, ठीक है। इसके ऊपर एक और ऐसी कैसी सरफेस की इमेजिन कर लें साहब। ये लो जी, ये लो जी, सही बन गई यार, शानदार। इससे बढ़िया और क्या बनेगा, ठीक है। ये चार्ज सेंट्रलाइज हो गया साहब। अब टोटल फ्लक्स कितना निकला, वो पिछली बार जब बनाया था तो वो टेढ़ा मेढ़ा बना, तो वहाँ मेटा मेटा हंस रहा होगा, ये ले। तो टोटल जो फ्लक्स निकला होगा वो 5 = Q/ε0, इसमें से नेट फ्लक्स ये निकला होगा। तो भैया इसके हिस्से में कितना आएगा, इसके हिस्से में आएगा इसका आधा, यानी Q/2ε0। ये इसके हिस्से में आया फ्लक्स, यानी इस क्यूब में से ये निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात पहले सीखी थी, वही थी। अब देख इसमें क्या होता है, ज़्यादा गहराई में मत जा, तू बस ध्यान रख मेरी बात को। चार्ज जिस सरफेस पे रखा हुआ होता है ना, उस सरफेस को हटा देते हैं, यानी ये जो फ्लक्स निकलेगा ये वाला, चार्ज जिस सरफेस रखा हुआ उस सरफेस को हटा देते हैं, यानी ये फ्लक्स जो निकलने वाला है। मैंने पूछा था इस कंडीशन में वन सरफेस से कितना निकलेगा, तो एक क्यूब में कितनी सरफेस होती है, 6। और मैं अगली स्लाइड क्या बोल रहा हूं, जिस सरफेस के ऊपर चार्ज रखा हुआ हो या जहां चार्ज कॉमन आ रहा हो, जिन सरफेस में उनको हटा देना है। यानी चार्ज यहां रखा हुआ है, इस सरफेस को हटा दे। अब कितनी सरफेस बची, अगर एक क्यूब में से एक सरफेस को हटा दिया जाए, ठीक है, तो कितनी सरफेस बचेगी, 5। यानी मैं कहना चाहता हूं ये जो फ्लक्स तेरा निकल रहा है, ये तेरा फ्लक्स 5 सरफेस से निकल रहा है, यानी ये वाला फ्लक्स 5 सरफेस से निकल रहा है, Q/2ε0। यानी किसी एक सरफेस से निकलेगा Q/10ε0। फ्लक्स फ्रॉम वन सरफेस Q/10ε0 इस कंडीशन में। अगर ये चार्ज सेंटर पे होता, वन सरफेस पूछता, तो तू तेरा Q/6ε0 सही था, या ये निकलेगा। मतलब आपका फंडा क्या है, आप क्या करेंगे, चार्ज को सेंट्रलाइज करेंगे और आप कहेंगे कि साहब चार्ज मेरा सेंट्रलाइज हो गया। सेंट्रलाइज हो गया मतलब वो बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है, और अब इसको सेंट्रलाइज मैंने कर लिया है। और सेंट्रलाइज करने के बाद में मैं ये कहता हूं कि इन दोनों में से इतना निकल रहा है, तो एक में से ये निकलेगा। सेंट्रलाइज करने के लिए हो सकता है आपको कई बार 3 क्यूब की जरूरत पड़ जाए, 10 की भी जरूरत पड़ सकती है। तो आप जो सेंट्रलाइज करने के बाद आपका निर्णय बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट आपका डिसीजन आना चाहिए। उसके बाद में आप इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, देखिएगा, ठीक है। अब ये करने के बाद में चार्ज जिस सरफेस पे कॉमन आता है उस सरफेस को हटा दिया जाएगा, ठीक है। अगर क्यूब में से किसी दिया गया, अगर वो क्यूब का आपने निकाल लिया है, उसके बाद में जहाँ चार्ज कॉमन आ गया वो सरफेस हटा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे, और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन। ये आप समझदारी से करेंगे, पूरा सीखेंगे, 2 स्टेप पे काम करते हैं, ढंग से सीखेंगे चीज को। आसान है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, इजी सा है। अगर चार्ज जो है वो इस साइड के मिड पॉइंट पर है, ये रहा, पहले ओपन टॉप पे था, अब मिड पे आ गया, अब क्वेश्चन चेंज कर दिया आपने। अब इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताएं साहब, क्वेश्चन सुने पहले तो, अगर मैं सिर्फ आपसे पूछता हूं कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, तब अलग होगा। और मैं अगर इसमें यह पूछता हूं कि इस क्यूब के एक सरफेस से कितना निकलेगा, तब अलग क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला मेरा क्वेश्चन कि जो मैं एक क्यूब दे रहा हूं उसमें दोनों आ जाएंगे कि इस क्यूब के एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। अब आप ऐसा क्या करेंगे साहब, तो कैसे करेंगे वो सुनिएगा। पहले आप इसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, ये यहां से, यहां से, यहां से, और ये यहां से, ये ले साहब। क्या ये चार्ज सेंट्रलाइज हो गया, नहीं हुआ है, ये चार्ज अभी सेंट्रलाइज नहीं हुआ, क्योंकि चार्ज यहाँ से दिख रहा है, सेंटर पे नहीं आया है। इसका मतलब एक क्यूब और रखना पड़ेगा इधर की तरफ, ये एक क्यूब रख दिया। क्या अब सेंट्रलाइज हो गया, नहीं साहब अभी भी सेंट्रलाइज नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पर एक क्यूब और बनाना पड़ेगा, वो आप बना लेना, ठीक है। यानी आपका इसको सेंट्रलाइज करने के लिए आपको, यानी मैंने इस साइड के मिड पॉइंट पर रख दिया, तो एक ये रख दिया, एक इसके ऊपर रख दिया। जैसे एक ब्रिक ले लो आप, एक ईंट ले लो, ईंट के साइड पे कॉर्नर पे, मतलब ये वाला जो सरफेस आ रही है यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर एक ईंट और रख दी, तो अब चार्ज इधर से आपको दिखाई दे रहा है। छुपा दो उसको, सोना है वो, डायमंड है, कुछ चुरा कर न ले जाए। तो आप एक ईंट यहाँ रखें, एक ईंट यहाँ रखें, अब सेंट्रलाइज हो गया, चार्ज यहाँ बिल्कुल सेंट्रलाइज आ चुका है, हो चुका है सेंट्रलाइज, ठीक है। अब ये चारों में से जो फ्लक्स निकलेगा
वो निकलेगा Q अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये चारों का है दोस्त, तो इस ब्लू पेन वाले क्यूब के हिस्से में कितना आएगा भाई, चारों के हिस्से में ये आया है 4 सरफेस क्या 4 क्यूब से ये फ्लक्स निकल रहा है, तो एक क्यूब से कितना निकलेगा भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, ये फ्लक्स निकलेगा इस क्यूब में से। अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि इस क्यूब में से इस कंडीशन में कितना फ्लक्स निकलेगा, पहले जब ओपन टॉप पे रखते थे तब मैं ये पूछा था इस क्यूब में से कितना निकलेगा। मेरा क्वेश्चन ये था इस क्यूब के एक सरफेस से कितना निकलेगा। तो अब आप बताओ, ये जो आपका आंसर हुआ ये तो इस क्यूब में से हुआ, क्वेश्चन क्या था इस क्यूब के एक सरफेस से कितना निकलेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, चार्ज जितनी सरफेस पे कॉमन आया था उसको हटा दो। अब चार्ज कहाँ कहाँ कॉमन आ गया, एक तो छत पे और एक इस वॉल पे, यानी चार्ज कॉमन आ गया एक तो इस सरफेस पे एक इस सरफेस, इन दोनों को हटा दो, यानी ये जो अब बची कितनी सरफेस, इन 2 सरफेस हटा देनी है आपको, 6 सरफेस में से 2 हटा दोगे तो बचेगी कितनी आपके साथ 4, यानी 4 सरफेसेस से फ्लक्स निकल रहा है Q अपॉन ऑफ 4 एप्सिलॉन नॉट, यानी एक सरफेस से कितना निकलेगा Q अपॉन ऑफ आपका 16 एप्सिलॉन नॉट, और यही है राइट आंसर। समझे। अगला क्वेश्चन लो, अभी आप ही करें, अपने आप करें, ठीक है। आपका आंसर अगर मेरे आंसर से मैच करता हो तो आप अपने आप को शाबाशी दे लें। चार्ज जो है दोस्त वो किसी साइड के मिड पॉइंट पे नहीं रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ था। चार्ज इस क्यूब के किसी कॉर्नर पर रखा हुआ है, चार्ज जो रखा हुआ है वो इस क्यूब के कॉर्नर पर रखा हुआ है। तो ये बताओ कि इस क्यूब में से एक सरफेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा, अरे क्यूब में से कितना फ्लक्स निकलेगा, फटाफट बताओ। आपको सेंट्रलाइज करना है, और मेरा क्वेश्चन आपने सुना होगा, चार्ज इस कॉर्नर पे रखा हुआ है और सेंट्रलाइज करें, ठीक है। सेंट्रलाइज करने के बाद में तो क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा वो आएगा, फिर उसके बाद एक सरफेस पे आएगा, ठीक है। तो बताएं सब क्या आंसर होगा आप लोगों का, ठीक है। उसमें अपने कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, ठीक है। और इसको अगर मुझे सेंट्रलाइज करना है तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी 8 और क्यूब्स की। अब आप समझे, एक ब्रिक के इस कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है, अब इसको सेंट्रलाइज करना है तो इसके ऊपर 1 रखा, फिर एक इधर रखी, तो चार्ज यहाँ से दिख रहा है। उसको सेंट्रलाइज करना है तो 2 2 और 2 2, यानी टोटल उसको क्यूब के कॉर्नर पर अगर चार्ज रखा हो तो उसे सेंट्रलाइज करने के लिए आपको टोटल 8 क्यूब चाहिए। एक आपके पास था, 7 और लेके आए उतनी साइड के और उसी तरह के, जब लेके आओगे तो सब में से नेट फ्लक्स निकलेगा Q अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सुनिएगा, यानी नेट फ्लक्स जो निकलेगा वो निकलेगा Q अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट सब में से। अब मैंने पूछा कितने क्यूब रखने से सेंट्रलाइज हुआ था इस कंडीशन में, 8, यानी ये फ्लक्स निकला 8 में से, तो किसी एक के हिस्से में क्या आएगा, तो किसी एक के हिस्से में आएगा Q अपॉन ऑफ 8 ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। किसी एक के हिस्से में ही आएगा। अब मैंने पूछा कि किसी एक में से क्या निकलेगा, ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तो ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो क्यूब था जिसके कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ था उसकी एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो आप जब कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ हो तो देखिए कितनी सरफेस जाके मिलती है, कौन कौन सी मिलती है, किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी क्यूब के कॉर्नर पे कितनी सरफेस जाके मिलती है, 1 2 3, यानी ये चार्ज कितनी सरफेस से कॉमन हो गया, 3 पे, 3 को हटा दो, यानी एक क्यूब में सरफेस कितनी होती है दोस्त, 6 में से आप 3 को हटा देंगे, बची कितने 3, यानी ये जो फ्लक्स निकलने वाला है, ये फ्लक्स निकलने वाला है बेडू 3 सरफेस पे, 3 सरफेस से निकल रहा है ये। तो फ्रॉम ईच सरफेस 1 सरफेस कितना निकलेगा, जैसे Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, ठीक है, यानी इसका आंसर ये होगा। अब यहीं पर मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं। क्वेश्चन मेरा ये है, ध्यान से सुने, यहाँ एक चार्ज, यहाँ एक चार्ज, यहाँ एक चार्ज, क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर 8 चार्ज रख दिए, सारे क्यू सब पर क्यू रख दिए, ठीक है, 8 कॉर्नर 8 चार्ज रख दिए। अब मैं आपसे इस कंडीशन में पूछता हूँ, आप मुझे बताएं साहब, इस क्यूब में से इस कंडीशन में कितना फ्लक्स बाहर आएगा, यानी इस क्यूब में से, इस क्यूब में सिर्फ क्यूब का क्वेश्चन पूछा गया है, कोई सरफेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि साहब ये जो क्यूब था, इस क्यूब में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो किसी भी एक चार्ज को एनक्लोज करने के लिए आपको 8, यानी हर चार्ज को एनक्लोज करने के लिए 8 चाहिए, यानी किसी भी एक चार्ज की वजह से, किसी भी एक कॉर्नर चार्ज की वजह से फ्लक्स ये निकलता,
यानी एक जगह रखा होता, सिर्फ एक जगह रखा होता तो इस क्यूब के हिस्से में ये फ्लक्स आता। अब आपके पास में कितने आ गए, यहाँ तो हर कॉर्नर पर रखे हुए हैं, टोटल कितने रखे हुए हैं 8, यानी आपका फ्लक्स हो जाएगा इसका 8 टाइम्स, यानी फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा अगर एक अकेला होता तो इस क्यूब में से Q अपॉन ऑफ 8 एप्सिलॉन नॉट निकलता। ठीक है, अब मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि यहाँ तो 8 का चार्ज दे दिया मैंने आपको, तो या तो हर कॉर्नर पर चार्ज दे दिया, यानी इसका कितना टाइम्स हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा, यानी 8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब यहाँ से आपका आंसर आएगा Q अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन थे साहब जो आपको आने चाहिए। एक सिंपल क्वेश्चन, इसी में थोड़ा सा आपको कहीं ले चलते हैं, है ना, थोड़ा सा घुमा देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह का क्वेश्चन है, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। हाँ साहब, तो एक नया क्वेश्चन है आपके लिए, और नया क्वेश्चन ये है कि एक सेमी सर्कल के टॉप पे, ओपन टॉप पे यहाँ एक चार्ज मैंने क्यों रख दिया। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं इस सेमी सर्कल से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। आपका पहला आंसर है, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में एक खास बात होती है, एक इजी बात होती है, आंसर इन चारों में से कोई एक होगा, और एक बुरी बात भी होती है कि आपको पहले कोई और आंसर बताओ, पर निकालना आपको वही है जो गिवन है उन चारों में से। जैसे आप यहाँ फटाफट इसका आंसर बोल देते कि साहब इसमें से निकलने वाला फ्लक्स Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, बट मैंने आपको आंसर कैसे कैसे दे रखे हैं। पहला आंसर पाई आर स्क्वायर ई, आर इसकी रेडियस है। दूसरा आंसर 2 पाई आर स्क्वायर ई। तीसरा आंसर 3 पाई आर स्क्वायर ई। और चौथा आंसर 4 पाई आर स्क्वायर ई। मैंने आपको ये आंसर दे दिया। अब आप बताएं साहब इसमें से आंसर आपका क्या होगा। मतलब मैंने जो आपको आंसर दे रखे हैं वो आंसर आपको कौन कौन से दे रखे हैं, वो आंसर आपको ये दे रखे हैं, और आप इंतजार कर रहे थे कौन सा वाला कि साहब Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, बट आपका ऐसा आंसर यहाँ नहीं निकल रहा है। अब अपन क्या करेंगे साहब, यहाँ से ये इसके ऊपर एक और ऐसे कैसे सेमी स्फीयर की आपने इमेजिन कर लिया। अब देखिए साहब, आप ये बताएं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलेंगे, और इसकी जो सरफेस है, बात को समझें आप, इसकी जो सरफेस है पूरी की पूरी सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होगा। ये जो फ्लक्स निकलेगा इसमें से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहाँ होगा उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, और पूरी की पूरी ये जो इसकी जो सरफेस बनाई है आपने वो इनकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखी हुई है। मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका सरफेस एरिया जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, और ऐसा पैरेलल होता है तो टोटल फ्लक्स हो जाता है ई ए। अब मैं ए नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा यहाँ ए इसका एरिया, तो इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब मैं बोलूँगा 4 पाई आर स्क्वायर ई। ये फ्लक्स निकलेगा इस पूरे स्फीयर में से, यानी इस पूरे गोले में से फ्लक्स ये निकलेगा। ये कैसे निकलेगा, अरे अपने किया तो था फाई इज इक्वल टू, अपने किया था ई ए कॉस ऑफ थीटा, और अपने कहा था अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे हो और एरिया बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ हो तो आपका ये थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है, तो फ्लक्स फाई इक्वल हो जाता है आपका ई ए। यहाँ पर पूरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इसका एरिया बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आपने कहा था 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, इसमें से पूरे में से निकलेगा। अब आपको तो आधे में से निकालना है, तो पूरे स्फीयर में से निकलने वाला फ्लक्स कितना हुआ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, तो इसके आधे में से कितना निकलेगा डिवाइड बाई 2, यानी आपका आंसर गया सेकंड, यानी आपका आंसर है 2 पाई आर स्क्वायर ई। कई बार अपने को आंसर इस तरह से भी खेलने पड़ते हैं, थ्योरी वही है, तरीका वही है, बट आंसर देने की चीज़ें उसने बदल दी, वहाँ उसने बातें बदल दी, तो आपको इस तरीके से भी आना चाहिए। ठीक है साहब, देखिए साहब क्वेश्चन क्या है, एक आपके से स्क्वायर है 2 मीटर की साइड का। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उस स्क्वायर के सेंटर से 1 मीटर अबव, मतलब उससे 1 मीटर ऊपर अपन ने एक चार्ज क्यों रख दिया, और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बताओ जी इसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। अब आपको आपका आंसर देना है, सोचे आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर होगा इसका Q डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये क्यों हुआ, कारण ये है, आपको हिंट दिया हुआ था पूरा पूरा। स्क्वायर की साइड क्या दी थी 2 मीटर, सेंटर से 1 मीटर ऊपर, सेंटर से 1 मीटर ऊपर मतलब यहां चार्ज दिया तो सेंटर से 1 मीटर, मतलब आपको इसको आप एनक्लोज करें, यहां 1 मीटर ऊपर एक स्क्वायर रखें, अभी एनक्लोज नहीं हुआ, इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, तो आपके ऐसे क्यूब नजर आएगा, और इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स Q अपॉन ऑफ 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, आइए
एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें आपकी थोड़ी सी दिमाग की, है ना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सोच समझ कर आंसर देना, ठीक है। मेरे पास ये कंडक्टर स्फीयर है, ये जो स्फीयर है ये कंडक्टर स्फीयर है। और यहां एक डॉटेड स्फीयर है। ये डॉटेड स्फीयर इस कंडक्टर स्फीयर को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक चार्ज कैपिटल Q को मैं इस कंडक्टर स्फीयर के पास में रखता हूं। ये एक चार्ज कैपिटल Q को मैं इस कंडक्टर स्फीयर के पास में रखा हुआ है, मतलब थोड़ा पास में रखा हुआ है इस चार्ज Q को। तो इस डॉटेड स्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? पहला आंसर 0 होगा, दूसरा आंसर फ्लक्स फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा, तीसरा आंसर फ्लक्स फाई इज इक्वल टू नेगेटिव होगा, तीसरा आंसर, चौथा आंसर इनमें से कोई भी नहीं, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू नन। इनमें से तो कोई भी नहीं होगा, सब पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव हो सकता, कुछ भी हो सकता। मेरा क्वेश्चन ये सुनिएगा वापस, ये जो आपका स्फीयर है कंडक्टर स्फीयर है, ये इसको इंटरसेक्ट करता हुआ एक डॉटेड स्फीयर है। इसके बिल्कुल पास में मैंने यहाँ पर एक रख दिया है एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q, ठीक है, चार्ज Q पॉजिटिव है। आप मुझे बताएं कि इसमें से डॉटेड स्फीयर में निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? क्या होगा? सोच समझ के आंसर दें। लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है ना, ऐसा लग रहा होगा आपको, तो फ्लक्स 0 होना चाहिए। नहीं साहब, आपको एक हिंट दिया है इस क्वेश्चन में, और वो हिंट जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं आप बेसिक बता रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो मैंने कहा था ये बेसिक बहुत काम आता है आगे। तो एक तरीका था आपका चार्ज बाय इंडक्शन, और कंडक्टर के पास में अपने एक चार्ज ला के रखते थे, तो क्या होता था कि ये जैसे ही चार्ज इसके पास रखा जाएगा, इसके, और लैंग्वेज बोला गया था इसके पास में रखा गया है, तो इसके कारण यहाँ चार्ज इंड्यूस होगा माइनस, और यहाँ चार्ज इंड्यूस होगा प्लस। अब साहब, जो थोड़ी देर पहले आपको इस डॉटेड स्फीयर में कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा था, अगर आपने ध्यान दिया होता है इस लैंग्वेज में, आप खुद ही बना लेते इसको। अब डॉटेड स्फीयर में एनक्लोज चार्ज पॉजिटिव है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? डॉटेड स्फीयर से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? बट एनक्लोज चार्ज इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई फ्लक्स इज आल्सो पॉजिटिव। आंसर नंबर सेकंड, ये आंसर जाएगा, ठीक है सर। ये था अपना फ्लक्स, और फ्लक्स के बारे में अपने कुछ बातें करी। अब हम आगे क्या करने वाले हैं वो अपन आगे देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें, इसको सीखें, आगे अपन मिलते हैं, है ना, इसके बाद में, ठीक है। थैंक यू भाई।